बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं ज़फ़र अली शाह आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर 5 शुरू करेंगे जिसका टाइटल है स्टेट्स ऑफ मैटर टू लिक्विड्स। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 4 से स्टार्ट लिया था स्टेट्स ऑफ मैटर का। आपको पता है कि मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज़ मास। फिर हमने ये भी बात की थी कि 3 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर हैं हमारे पास, जिसमें से फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर 4 में हमने डिस्कस किया था, दैट इज गैस। चैप्टर 5 में हम लिक्विड की डिस्कशन करेंगे और इंशाल्लाह चैप्टर 6 में हम सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए चैप्टर की टाइटल में जो 2 आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि सेकंड स्टेट ऑफ मैटर। अब प्लाज्मा जो है वो भी स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन इस लेवल पर हम गैस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, टॉपिक का टाइटल है हमारा, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस करना है या इन हेडिंग्स को डिस्कस करना है। हमने टॉपिक है हमारा, टाइटल है काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। गैसेस चैप्टर की केस में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी और उसके कुछ पॉइंट्स पढ़े थे और उनमें हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था। इसी तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स क्या इंफॉर्मेशन हमें डिलीवर करती है रिगार्डिंग द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। उससे पहले स्टूडेंट्स, जरा रिवाइज कर लूँ मैं आपके लिए। आपको पता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर। सिंपलेस्ट वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। हर वो चीज जो जगह घेरे और उसका मास हो, उसको हम मैटर कहते हैं। और यू नो दैट मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। जितना मैटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी किसी ऑब्जेक्ट में, उतना उसका मास ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर हम कहते हैं कि दिस इज द इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द लिक्विड स्टेट। हम कहते हैं कि लिक्विड स्टेट जो है एक एक्सट्रीम पर गैसेस को फॉलो करता है, दूसरे एक्सट्रीम पर सॉलिड्स को फॉलो करता है। कैसे? गैसेस के बारे में कहा गया है कि कंप्लीट एब्सेंस इन ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स। गैस के जो पार्टिकल्स होंगे, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, स्टूडेंट्स जब भी पार्टिकल की बात हो लेक्चर्स में तो आपको समझ जाना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इनमें से कोई भी हो सकता है। जनरली हम पार्टिकल्स की बात करेंगे। तो जो गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं या आयंस हैं, वो कंप्लीटली डिसऑर्डर है। ठीक है, कोई पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं है, वो हर वक्त हर लम्हा अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है उनमें। फिर सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स में कंप्लीट ऑर्डर ऑफ पार्टिकल्स हैं। किन सॉलिड्स में? परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। हम इंशाल्लाह जब चैप्टर 6 में जाएंगे तो सॉलिड्स के बारे में हम ये जान जाएंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस। एमॉर्फस में पार्टिकल्स जो होंगे वो 3 डायमेंशनली अरेंज्ड नहीं होंगे, व्हाइल इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस पार्टिकल्स आर 3 डायमेंशनली अरेंज्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लिक्विड कैसे सॉलिड्स को और गैसेस को फॉलो करेगा? Liquids follow solids at one extreme and gases at the other extreme. कैसे? Liquids और gases के molecules में forces of attraction कम है और they offer no resistance to deformation. अगर हम किसी कंटेनर में, सपोज हम कंसिडर कर लेते हैं कि प्लास्टिक का एक कंटेनर है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें लिक्विड भी मौजूद है, अलग अलग कंटेनर है। अब अगर हम उनका शेप बिगाड़ना चाहेंगे तो हम बिगाड़ सकते हैं, वो रेजिस्ट नहीं कर सकते वो पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है। वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उनमें एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा हैं। गैसेस में तो बहुत ज्यादा है, लिक्विड्स में तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। तो उनकी स्लाइडिंग की वजह से हम लिक्विड्स का और गैसेस का शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। आसान एग्जांपल है, डेली लाइफ एग्जांपल है, अगर हम बलून को एयर या किसी भी गैस से भर दें तो उस बैलून को अगर हम प्रेस करना चाहेंगे अपने हाथों से तो हम प्रेस कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि देयर आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लिक्विड्स और गैसेस जो हैं यहाँ पर सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, रिजेम्बलेंस शो कर रहे हैं, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। किस चीज में? रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस टू डी फॉर्मेशन। दे अडेप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर, उनको जिस कंटेनर में भी ट्रांसफर किया जाए गैसेस और लिक्विड्स को, तो वो उस कंटेनर का शेप अडेप्ट कर लेंगे, उस कंटेनर के शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर उसको हम बॉटल में, प्लास्टिक की बॉटल में, या अगर हम उसको ग्लास में या किसी बीकर वगैरह में ट्रांसफर कर ले लिक्विड्स और गैसेस को, तो उनका जो शेप होगा वो उस कंटेनर को फॉलो करेगा। दूसरे साइड पर लिक्विड्स शो सिमिलैरिटी विद सॉलिड्स नियर मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड्स अब सॉलिड्स को कब फॉलो करेंगे, सिमिलैरिटी कब शो करेंगे लिक्विड्स और सॉलिड्स? उस वक्त जब कोई सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट के करीब हो। ठीक है, हम कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टार्ट्स कन्वर्शन इनटू लिक्विड स्टेट। जैसे बर्फ की अगर हम बात करें, बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उसी टेम्परेचर पर बर्फ जो है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट होगा। अब किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो है, उस मेल्टिंग पॉइंट के आसपास, मतलब करीब 2-3 डिग्री से पहले उस वक्त लिक्विड सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो होंगी सेम होंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज? जिसमें हम कह सकते हैं कि डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी। जैसे हम कहते हैं कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, ये प्रॉपर्टी हमने सीखी थी। व्हाट इज कंप्रेशन? जब हम गैसेस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और प्रेशर की एप्लीकेशन से गैस मॉलिक्यूल्स में जो खाली जगह हैं, खाली स्पेसेस हैं, वो कम हो जाती हैं। इसी तरह सॉलिड्स को जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो ना होने के बराबर है, बिल्कुल जीरो हैं सॉलिड्स में। इसी तरह लिक्विड्स में भी एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट जीरो है, कंप्रेशन उनकी नहीं हो सकती। तो कंप्रेसिबिलिटी का जो फैक्टर है या कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की मौजूद है, उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड्स और सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जो कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर है वो सेम है सॉलिड्स में और लिक्विड्स में। फिर डेंसिटी की बात की गई है। यू नो दैट डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। नॉर्मली डेंसिटी को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को स्मॉल m से और वॉल्यूम को v से। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज द डेंसिटी। तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी ये है कि उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी, पर यूनिट वॉल्यूम में उनका मास ज्यादा होगा। गैसेस की डेंसिटी कम होगी, पर यूनिट वॉल्यूम में गैसेस की जो डेंसिटी होगी, जो मास होगा मॉलिक्यूल्स का, वो कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करें तो गैसेस की केस में 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी कम होगी। लेकिन लिक्विड्स की केस में मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है। तो यहां पर डिसिमिलर नेचर शो कर रहा है, जो सिमिलरिटी नहीं है गैसेस और लिक्विड्स की, लेकिन लिक्विड्स और सॉलिड्स यहां पर सिमिलरिटी शो कर रहे हैं डेंसिटी के फैक्टर में। फिर स्टूडेंट्स, हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। जो भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर में, तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिपेंडेंट हैं ऑन द intermolecular forces of attraction between the liquid molecules, between the gas molecules and between the solid molecules। क्योंकि हम लिक्विड्स की डिस्कशन कर रहे हैं तो हम लिक्विड्स को कंसिडर करेंगे। अब लिक्विड्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कोहेसिव फोर्सेस जिसको हम कह सकते हैं। कोहेसिव वो फोर्सेस हैं जो कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। जैसे वाटर की अगर हम बात करें, वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। फिर इसी तरह आयोनिक फोर्सेस होंगी, वो लिक्विड स्टूडेंट्स, जैसे सोडियम क्लोराइड एग्जांपल लिया गया है, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। दो टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं स्टूडेंट्स यहां पर, मोल्टन और इलेक्ट्रोलाइट्स। पहले आप मोल्टन सीख लें। मोल्टन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब हम किसी सॉलिड को बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट
हीट देकर उसको हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर ले, उसको हम मोल्टन स्टेट कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनसे सोल्यूशन स्टेट में, जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर इसको हम पानी में या किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें या इसको हम मोल्टन स्टेट में लेकर जाएं तो इनसे करंट पास हो, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो उनमें लिक्विड स्टेट में, तो उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी स्टूडेंट्स, वो आयोनिक फोर्सेस होंगी। दूसरी तरफ अगर मेटेलिक फोर्सेस इन्वॉल्व हो, मेटेलिक फोर्सेस कब इन्वॉल्व होंगी? जब हम मेटल्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स। मेटल्स के एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, जिसमें से आयरन है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, रुबिडियम है। तो जितने भी मेटल्स हमें दिए गए हैं उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो मेटेलिक फोर्सेस है। जब उनको हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर लेंगे तो जो फोर्सेस वहां पर होंगी स्टूडेंट्स, वो मेटेलिक फोर्सेस होंगी। ठीक है। थर्ड जो है वाटर की केस में, वाटर चूंकि लिक्विड है, वाटर में कौन सी फोर्सेस मौजूद हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है उसमें। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कोहेसिव फोर्सेस है, वाटर की केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। और अगर हमारे पास ऑर्गेनिक लिक्विड्स हो, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, तो वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, नॉन पोलर है, उनमें पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद नहीं है। तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वहां पर वान डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बोर्ड नंबर 2 पर बाकी डिस्कशन है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज डिस्कस की हमने, अब उन प्रॉपर्टीज से हम लिक्विड स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। जो डिस्कशन हमने की है उसकी बेस पर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिक्विड स्टेट? द डेफिनेशन ऑफ लिक्विड स्टेट इज हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। स्टेट ऑफ मैटर, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर? वो स्टेट ऑफ मैटर जिसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा लेकिन शेप उसका डेफिनेट नहीं होगा। अब शेप डेफिनेट क्यों नहीं होगा? हम कहते हैं कि इसमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड से कम है और गैसेस से स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए गैसेस से स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनका जो वॉल्यूम होगा वो डेफिनेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 1 लीटर पानी है, अब अगर उसको हम ऐसे कंटेनर में ट्रांसफर कर ले जिसका वॉल्यूम 10 लीटर हो, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 लीटर पानी को हम ऐसे कंटेनर में ट्रांसफर कर ले जिसका वॉल्यूम 10 लीटर हो, तो वो 1 लीटर वाटर जो होगा सिर्फ 1 लीटर वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा, 9 लीटर जो होगा वो एम्प्टी होगा। लेकिन गैसेस की केस में अगर हम 1 लीटर गैस को ट्रांसफर कर ले 10 लीटर कंटेनर में, तो वो 1 लीटर गैस जो होगा वो 10 लीटर कंटेनर को फिल करने की कोशिश करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से वॉल्यूम इनका डेफिनेट है, लेकिन शेप जो है वो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट शेप। जिस कंटेनर में भी हम उसको ट्रांसफर करेंगे उसी का शेप में कन्वर्ट होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एक दफा हमने स्ट्रांग की बात की, दूसरी दफा हमने वीक की बात की, तो कंपैरिजन की हमने, सॉलिड से वीक है और गैसेस से स्ट्रांग है। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड क्या है, या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिक्विड्स के बारे में हमें कौन सा इंफॉर्मेशन डिलीवर करती है? पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि इट इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि हर वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद हो ड्यूरिंग द मोशन, जब वो मोशन कर रहा हो वो ऑब्जेक्ट और उसमें जो एनर्जी मौजूद हो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर है देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड्स, और लिक्विड्स की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड। ये क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्टूडेंट्स। यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में वीक हैं, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली मूवमेंट करेंगे। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो जब नहीं कर सकता वो एक इंडिविजुअल एंटिटी या एक इंडिविजुअल यूनिट के तौर पर एक्ट कर सकता है, तो वो किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकता है। लिक्विड्स के मुकाबले में गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, लेकिन लिक्विड में भी काइनेटिक एनर्जी है। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी गैसेस से। क्यों?
बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और आखिर में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड्स हैं, तो सॉलिड के पार्टिकल्स तो अपनी जगह पर वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, ये तो फैक्ट है, लेकिन वो अपनी पोजीशन को छोड़कर नहीं जा सकते। जैसे अगर सॉलिड्स में भी इसी तरह का मोशन होता तो फिर किताब, टेबल, चेयर वगैरह जो है ये अगर हम आज इस पोजीशन पर छोड़कर चले जाते हैं तो कल को जब हम क्लास में आएंगे तो अपनी पोजीशन पर नहीं होंगे। नो, दिस इज नॉट द केस इन सॉलिड्स। सेकंड पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है। IMF का मतलब है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे स्टार्ट में बात की गई आपसे, पॉइंट नंबर 1 में भी इसकी वजाहत की गई आपके साथ स्टूडेंट्स कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेस आर वीकेस्ट, इंतहाई कम है, ना होने के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, गैसेस चैप्टर में हमने सीखा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक कि देयर इज नो फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, लेकिन जब हमने वॉन डेर वाल इक्वेशन की डिस्कशन की तो उससे हमने ये अखज़ किया कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो मौजूद हैं लेकिन इंतहाई कम है। और किस वक्त वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करती हैं? जब हाई प्रेशर हो और लो टेम्परेचर हो। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में सबसे कम है, उसके बाद लिक्विड है, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो सॉलिड में है। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में है, फिर उसके बाद लिक्विड्स में है, और सबसे आखिर में गैस है। व्हाट इज थर्ड पॉइंट अबाउट? थर्ड पॉइंट हमें ये इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है स्टूडेंट्स के मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर। लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक होंगे, क्यों? बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नो स्पेसिस, स्पेसिस क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने स्ट्रांग है कि वो एम्प्टी स्पेसिस को डिवेलप होने से मना करते हैं। और नो स्पेसिस की वजह से उनकी कंप्रेशन नहीं होती, वो कंप्रेस होते नहीं है, प्रेशर का इफेक्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, और आखिरी जो पॉइंट है या जो रिजल्ट है इन तीनों पॉइंट्स का, दैट इज डेफिनेट वॉल्यूम। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, एम्प्टी स्पेसिस नहीं है, एम्प्टी स्पेसिस की वजह से वो कंप्रेस नहीं होते, और कंप्रेस ना होने की वजह से दैट इज डेफिनेट वॉल्यूम। इनका वॉल्यूम जो होगा डेफिनेट होगा, स्पेसिफिक होगा। फोर्थ पॉइंट और आखिरी पॉइंट जो है दैट इज मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन। क्यों कांस्टेंट मोशन में है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स? इसलिए कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हैं, वो मोशन कर सकते हैं। अब फोर्सेस इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो मॉलिक्यूल को रोक सके मोशन करने से। जैसे जब हम बर्फ को देखते हैं तो वो तो सॉलिड स्टेट में है, लेकिन जब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह रैंडम मोशन कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो अपनी जगह पर रुक जाएंगे, और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कैन फ्लो, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वही रीजन है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नो डेफिनेट शेप, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कैन बी पुल्ड, एक कंटेनर से हम दूसरे कंटेनर में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कैन एज्यूम शेप ऑफ द कंटेनर, उसको हम जिस कंटेनर में भी ट्रांसफर कर लेंगे उस कंटेनर का शेप ये ले लेंगे या उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लिक्विड था, लिक्विड स्टेट, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। अब इन पॉइंट्स की बेसिस पर हम कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं लिक्विड स्टेट के लिए, जिसमें से फर्स्ट सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट जो है दैट इज डिफ्यूजन। गैसेस चैप्टर में आपने डिफ्यूजन सीखा था कि डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 गैसेस। स्पॉन्टेनियस, जिसमें से बाहर से कोई अमल दखल ना हो, कि हम गैसेस को मजबूर ना करें, कोई एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ना हो, जिसमें एनर्जी इस्तेमाल ना हो, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग हो। इसी तरह लिक्विड्स में भी स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स मोशन। मॉलिक्यूल्स में मोशन है। मॉलिक्यूल्स में मोशन क्यों है? क्योंकि उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने स्ट्रांग नहीं है कि मॉलिक्यूल को एक जगह पर रिस्ट्रिक्ट कर सके, मोशन करने से मना कर सके। तो इनमें डिफ्यूजन जो होगा मौजूद है। सेकंड पॉइंट इससे रिलेटेड ये है स्टूडेंट्स के जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन है, लिक्विड्स में वो स्लो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैसेस से स्ट्रांग है,
काइनेटिक एनर्जी हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन में सीखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड्स इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। तो डिफ्यूजन पॉसिबल है, लेकिन रेट इसका क्या होगा, स्लो होगा। अगर हम एक बकेट में, कंटेनर में, पानी में इंक मिक्स कर ले, ब्लू, ब्लैक या रेड, तो हम डायरेक्ट डिफ्यूजन ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम देख सकेंगे कि वो इंक जो है वो डिस्पर्स हो रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। कुछ वक्त बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो वो इंक जो होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस। पॉइंट नंबर 2 या प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है दैट इज कंप्रेशन। व्हाट इज कंप्रेशन? कंप्रेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कंप्रेशन कहते हैं। जैसे गैस मॉलिक्यूल्स की बारे में हमने बात की स्टूडेंट्स के वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हैं। क्यों दूर हैं? उनमें खाली जगह हैं। क्यों खाली जगह हैं उनमें? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं वहां पर। तो जब हम उन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम गैस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नजदीक लेकर आते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स को इंडिविजुअली हम उनका साइज कम नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उनमें जो खाली जगह है उनको हम कम कर सकते हैं। तो इसी तरह लिक्विड्स की ये प्रॉपर्टी है कि दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चैप्टर की स्टार्ट में डिस्कशन की हमने कि इनमें एम्प्टी स्पेसेस मौजूद नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज थर्मल एक्सपेंशन या एक्सपेंशन। व्हाट इज एक्सपेंशन? एक्सपेंशन इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? Thermal expansion is the expansion in volume with the help of thermal energy या heat। हीट देने से लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? उसकी डिस्कशन है इस पॉइंट नंबर 3 में। अब स्टूडेंट्स, जैसे लिक्विड्स के बारे में हम कहते हैं कि दे हैव नो डेफिनेट शेप, ये तो आपको पता है। दे कैन टेक अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर। क्यों? इसलिए क्योंकि उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है। तो किसी भी कंटेनर का शेप ये ले सकते हैं या उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। अब जब हम किसी कंटेनर में पानी मौजूद है, किसी कंटेनर में आयरन का एक कंटेनर है, उसमें पानी मौजूद है, तो उसको जब हम हीट देंगे स्टूडेंट्स, तो पहले वो हीट ट्रांसफर होगा उस आयरन की कंटेनर में। आयरन की कंटेनर से एनर्जी ट्रांसफर होगी वाटर की मॉलिक्यूल्स में। अब फर्ज कर ले हमने स्टार्ट लिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से। अब उस आयरन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। बंसन फ्लेम पर रखने से वो थर्मल एनर्जी गेन करता जाएगा। जब वो थर्मल एनर्जी गेन कर लेगा तो वो जो आयरन का कंटेनर है पहले वो एक्सपेंड होगा। तो जब पहले वो एक्सपेंड होगा, बिफोर एक्सपेंशन उसमें वाटर का जो लेवल था वो फर्ज कर ले हम कहते हैं कि 1 लीटर था, और जब वो थर्मली एक्सपेंड हो जाएगा आयरन का वो कंटेनर, तो उसका वॉल्यूम या उसका लेवल जो होगा 1 लीटर से नीचे आ जाएगा। अब हम ये स्टूडेंट्स ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब वो कंटेनर थर्मली एक्सपेंड हो जाएगा, अब वाटर के मॉलिक्यूल्स उस एक्सपेंडेड कंटेनर को फिल करने की कोशिश करेंगे, उस लेवल को रिगेन करने की कोशिश करेंगे। तो जब वो कंटेनर एक्सपेंड होगा, अब उस कंटेनर से एनर्जी ट्रांसफर होगी उस लिक्विड में या वाटर में एनर्जी ट्रांसफर होगी, और वाटर के मॉलिक्यूल्स थर्मल एनर्जी गेन करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो एक्सपेंड होंगे, उसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स इज ग्रेटर देन सॉलिड्स। सॉलिड्स से लिक्विड्स में एक्सपेंशन ज्यादा होगी। सॉलिड्स में भी एक्सपेंशन पॉसिबल है। जैसे फिजिक्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन था क्लास 9th की फिजिक्स में कि रेल का जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, उसमें खाली स्पेसेस क्यों छोड़ी जाती हैं? इसलिए क्योंकि गर्मियों में ये आयरन या वो जो मटेरियल है वो एक्सपेंड हो जाता है, तो वो खाली जगह कवर कर लेती हैं उस एक्सपेंशन को। तो लिक्विड्स की एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड्स से ज्यादा है। और लिक्विड्स में जो एक्सपेंशन है ये ऑल टेम्परेचर्स पर पॉसिबल है। अगर हम बर्फ को देखें, जब वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो एक्सपेंड होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड वाटर
जब फ्रीज होगा एक्सपेंड होगा। अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें तब भी वाटर में एक्सपेंशन होगी। तो लिक्विड्स में तकरीबन सारे टेम्परेचर्स पर एक्सपेंशन पॉसिबल है। क्या होगा जब एक्सपेंशन हो जाएगी उस कंटेनर में, जैसे मैंने स्टार्ट में बात की, जो लिक्विड का लेवल होगा उस कंटेनर में वो गिर जाएगा, और जब वो लिक्विड हीट गेन कर लेगा थर्मल एक्सपेंशन उसमें हो जाएगी, और जो स्टार्ट में उसके लिमिट्स थे उन लिमिट से उसकी एक्सपेंशन ज्यादा हो जाएगी। तो बुक में जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, आपकी समझ के लिए वही सेंटेंसेस आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं कि ड्यूरिंग द स्टडी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाय गेटिंग हीट लिक्विड एक्सपेंड्स मोर बियॉन्ड इट्स लेवल। स्टार्ट में जो लेवल था, फर्ज कर लो 1 लीटर हमने कंसिडर किया था, अब वो 1 लीटर से ज्यादा उसमें एक्सपेंशन आ जाती है। बोर्ड नंबर 3 पर बाकी वजाहत है। स्टूडेंट्स, हमने बात की कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर के बाद वो लिक्विड भी थर्मली एक्सपेंड होगा, जिसमें हमने ये भी बात की कि हम इनिशियल और फाइनल स्टेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सपेंशन इंतहाई स्लो होगा। अब ये जो एक्सपेंशन आ गई है जिसको हम ऑब्जर्व्ड एक्सपेंशन कहते हैं स्टूडेंट्स, इसका नाम है अपैरेंट एक्सपेंशन। जो एक्सपेंशन हमने ऑब्जर्व की उस लिक्विड की केस में इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अपैरेंट एक्सपेंशन, जाहिरी एक्सपेंशन। अब हमने एक्चुअल एक्सपेंशन को कैलकुलेट करना है। कैसे? कि अगर हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को तो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम उस कंटेनर की एक्सपेंशन को भी कंसिडर करें, अंडर कंसिडरेशन रखें, तो फिर उस थर्मल एक्सपेंशन को एब्सोल्यूट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, लिक्विड पहले एक्सपेंड होगा वो कंटेनर, फिर उसके बाद वो लिक्विड एक्सपेंड होगा, और उन दोनों की एक्सपेंशन को, क्योंकि हम लिक्विड की एक्सपेंशन को कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन हमने उन दोनों की एक्सपेंशन को कंसिडर करना है, इग्नोर नहीं करना। तो जब हम दोनों की एक्सपेंशन को कंसिडर करेंगे स्टूडेंट्स, उसको हम एब्सोल्यूट एक्सपेंशन ऑफ दैट पार्टिकुलर लिक्विड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थर्मल एक्सपेंशन की वजाहत थी। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि मोशन। अब मोशन, इस डिस्कशन के स्टार्ट से ही हम बार बार बात कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी है इन मॉलिक्यूल्स में। इनमें क्यों काइनेटिक एनर्जी इनकी ज्यादा है? क्योंकि इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, तो इसलिए वीक है सॉलिड से लेकिन स्ट्रॉन्ग है गैसेस से। तो गैसेस के साथ कंपैरिजन से हम कह सकते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे कैन मूव स्लोली। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिलेटेड है या डिपेंडेंट है ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इसका एग्जाम्पल हम इस तरह कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जब एवोपोरेशन प्रोसेस हो, जब कोई लिक्विड खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस कन्वर्शन हो उसकी वेपर्स में। अब अगर हम कपड़े सुखाएं गर्मियों में और दूसरी तरफ सर्दियों में जब हम कपड़े सुखाते हैं तो सर्दियों में कपड़े सूखने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो वेपर्स में कन्वर्ट आसानी से नहीं होंगे। लेकिन गर्मियों में माहौल में थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, हीट की वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इंशाल्लाह इसकी वजाहत एवोपोरेशन टॉपिक में होगी। और पांचवा जो पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स हमें इनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रही है। स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने इस लेक्चर में डिस्कशन की है वही बातें इस पॉइंट नंबर 5 में रिपीट हो गई है। कैसे? कांस्टेंट रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन है, किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकते हैं, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, तीनों पॉसिबल डायरेक्शन में ये जा सकते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है सॉलिड से बट स्ट्रॉन्गर देन द गैसेस। अब इनकी रैंडम मोशन की वजह से लेस फ्री मूवमेंट है, मूवमेंट जो है इनमें से फ्री कम है। क्यों कम है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वाटर की केस में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजाहत की।
अब जब इनमें से मोशन जो है, मूवमेंट जो है वो स्लो है, कम है, तो जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वह जब आपस में कोलिजन करेंगे तो उनकी कोलिजन जो है वो मिनिमम है। गैसेस के मुकाबले में लिक्विड्स में जो कोलिजन्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स हम कहते हैं, वो कम है। क्यों? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और इसकी वजह से जो डेफिनेट वॉल्यूम रिजल्ट होगा, लेकिन शेप जो होगा वो डेफिनेट नहीं होगा। डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनडेफिनेट शेप क्यों है? वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इसकी वजह से ये फ्लो भी कर सकते हैं और एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में हम इसको पोर या ट्रांसफर भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर को जनरली इंट्रोड्यूस किया और फिर हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन की और उसकी बेस पर हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तो उस टॉपिक में या उस लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कशन होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।